गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिसीजन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहला चैप्टर तो स्टार्ट हो गया है केमिस्ट्री का हमारा, तो इसमें से हमारे कई सारे लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हमारा जो जो हमारा पिछला क्लास का जो बता था बीसीसी का, हमने पैकिंग इफिशियंसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी, तो उसके आगे हम थोड़ा सा आज बढ़ेंगे। तो आज हम बीसीसी के बारे में पूरा जान लेंगे, क्योंकि हमारा एफसीसी भी हो गया है और हमारा एससीसी भी हो गया है। तो पैकिंग इफिशियंसी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वह होगा उस पर क्लोज पैकिंग पे। क्लोज पैकिंग में हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 1D 2D 3D। और 2D में हमारा होता है 2 टाइप का। उसके बाद फिर हमारा 3D है। 3D में हमारे बहुत सारे हैं, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्रा, बहुत सारे प्रकार के वाइड उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हम आगे लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आज हमारा जो क्लासेज जो आधारित है वह हमारा आधारित है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। देखिए हमारा जो आधारित है किस पर है, पैकिंग इफिशियंसी या बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या होता है? बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल का मतलब ऐसा कोई यूनिट सेल जिसके सभी 8 कॉर्नर, जितने उसके 8 कॉर्नर हैं, सभी कॉर्नर पे हमारे सभी उसके 8 कॉर्नर पे हमारे एक पार्टिकल रहे, और एक पार्टिकल हमारा ऐसा है जो उनके बीचों बीच एकदम सेंटर में रहे, उसे हम कहते हैं बेस सेंटर्ड सेल। तो इस प्रकार का हमारा जो 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 हमारा सेल होता है उसे हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। अब जैसे कि हमने आप लोगों को पहले बता दिया हमने आपको कि पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है कोई भी जो भी हो वह कितना अपने अंदर अर्जित कर ले रहा है, कितना अपने अंदर वह ऑब्टेन कर ले रहा है, कितना प्राप्त कर ले रहा है, वह उसकी इफिशियंसी होती है। सिंपल सी बात है। जैसे कोई 5 रोटी खाता है, कोई 10 रोटी खाता है, कोई 6 रोटी खाता है, कोई 7 खाता है, तो जितना वह खा रहा है वह उसकी इफिशियंसी है कि उतना, उससे ज्यादा वह नहीं कर सकता चीजें। या फिर जैसे कि कोई कितना स्थान मतलब कर ले रहा है, कितना स्थान घेर रहा है। जैसे हमारे बैठने पे हमने 1 फीट की जगह, बैठने पे हम 5 फीट की जगह ले रहे हैं पूरा चारों तरफ से, तो हमारी जो इफिशियंसी बैठने वाली है वो केवल 5 फीट है। कोई 6 फीट लेगा, कोई 4 फीट लेगा, कोई 3 फीट लेगा, तो इसी तरह से हमारी इफिशियंसी बढ़ी रहती है। इस तरह से हमारा देखिए पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है जो भी हमारी चीजें हैं वह कितना ऑब्टेन कर ले रहे हैं, कितना उसके अंदर उससे ज्यादा ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी चीजों को हम इफिशियंसी कहते हैं। उसकी इफिशियंसी का मतलब होता है सामर्थ्य, कितना वह समर्थ है। जैसे कोई 5 किलो उठाने में समर्थ है, कोई 10 किलो उठाएगा, कोई 15 किलो उठाएगा, कोई 20 किलो उठाएगा, तो जो वो उठा ले रहा है उसे हम कहते हैं उसकी इफिशियंसी उतनी ही है, उससे ज्यादा उठा नहीं पाएगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो बीसीसी का पैकिंग इफिशियंसी बचा हुआ था, इस तरह से हमारा मान लेते हैं क्यूबिक है, इस पे हमारे पार्टिकल हैं, सभी इसके जो 8 कॉर्नर हैं, फिर सभी कॉर्नर पे हमारे एक पार्टिकल हैं। ठीक। और एक पार्टिकल ऐसा होगा जो इनके बीचों बीच एकदम सेंटर में हो। तो कहाँ हो? सेंटर में हो। यहाँ सेंटर इसका ये है। इस प्रकार से हमारा जो यूनिट सेल बनता है उसको हम कहते हैं बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड सेल। और बाकी अब देखिए, अब इसमें इसको निकालने के बाद हमने आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला बताया था। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी को शॉर्ट फॉर्म में पीई लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यह होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि जेड इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल, जेड इनटू जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल का वॉल्यूम। और हमने पार्टिकल को क्या माना है? हमने एक पार्टिकल को माना है कि वो पार्टिकल हमारा सॉलिड स्फीयर है। तो कितना होता है? सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और हमने क्या माना था? और अब जब इसे मान ले रहे हैं, जब हमारा पूरा क्यूब है, क्यूब के सभी हैंड आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे इसके सभी मान लीजिए ए भी ए है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वह हमारा आएगा ए क्यूब। और परसेंटेज में निकालना था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही हमारा था फार्मूला।
देखिए अब इस फार्मूले पे हमको सबसे पहली चीज जो करनी है, हमको पहली चीज यह करनी है कि इन दोनों में ए और आर में हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा। जब तक ए और आर में हमारा रिलेशन नहीं निकलेगा तब तक जो है हम सारी चीजें कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ का मतलब क्या होता है, जब हमारा ए और आर में हमारा रिलेशन निकल पाएगा तभी हम जो है परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इसका निकालेंगे, इसका बीसीसी का निकालेंगे। तो ए और आर में हमको रिलेशन निकालने के लिए हमको एक चीज करना पड़ेगा। अब देखिए हम आपको दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बड़ा थोड़ा सा। ठीक, ये हमारा हो गया बीसीसी का स्ट्रक्चर। देखिए ये सभी जितने 8 कॉर्नर हैं, इसके सभी कॉर्नर पे हमारे एक ही एटम है, एक हमारा बीच में है। अब देखिए इसमें को निकालने से पहले हमको पहले इसमें से रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन का मतलब एक बार हमको ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। अच्छा को पता सब सभी जितनी लाइनें सब ए हैं, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए, सभी हैंड यहाँ पे ए है। ठीक, हम करते क्या, देखिए इसको जो है इसको हम यहां मिला देते हैं, इस लाइन से इस लाइन में एक लाइन हम मिला देते हैं। ठीक, ये लाइन सीधी होनी चाहिए थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक, जब यह लाइन मिल गई, अब देखिए ये चूंकि जितने भी होते हैं सभी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी हमारे 90 डिग्री का हमारा एंगल बनता है। देखिए कैसे होगा हमको समझाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए देखिए ये है हमारा, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बना है पूरा, इसी तरह से हमारा स्ट्रक्चर है, सेम इसी तरह से है। तो हम यहाँ मान लेते हैं ये जो पॉइंट हमारा है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मिला रहे हैं। ठीक, देखिए सेम एकदम, इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मिला रहे हैं, मतलब इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मिला रहे हैं। यहाँ से एक रेखा से एक लाइन से हम लोग यहाँ पे खींच दे रहे हैं, सेम इसी तरह किया गया है। ये लाइन यहाँ पे किया गया है। अब देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, तो क्या हम इससे इसके बीच की दूरी को नहीं, इसके बीच का ए डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? ये मान लेते हैं हमारा पी है, ये मान लेते हैं हमारा क्यू है, ये मान लेते हैं हमारा आर है। ठीक, पी क्यू आर, ये हमारा एक बन गया ट्रायंगल। और ट्रायंगल हमारा कैसा बनेगा, ये ट्रायंगल हमारा बनेगा बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल बनेगा, इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन गया हमारा 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण वाला जो सामने का होता है उसे हम क्या कहते हैं, एथेंस। ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा सारी चीजें। तो क्या होगा ये, ठीक, अब तो यहाँ पे हम लगाएंगे, अब लगाएंगे हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ये दूरी हमारी, ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, देखिए जो हमारा फार्मूला होता है, यानी कि इन ट्रायंगल किसमें, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या निकालना है हमको, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, पी क्यू स्क्वायर फार्मूला होता है पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखिए जैसा कि हमको पता है पी आर बराबर कितना है, पी आर इक्वल कितना है, ए है, और आर क्यू इक्वल कितना है, ए है। मतलब इन दोनों के इक्वल कितना है, ए और ए है, मतलब इसके इक्वल कितना है, ए है, इसके इक्वल कितना है, ए है। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ भी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना है, 2a स्क्वायर आया, 2a स्क्वायर आएगा। अब जब पी क्यू स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा,
हमारा आएगा √2a आएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई। पी क्यू की हमारा जो डिस्टेंस है कितना आया, √2a आया। ठीक, ये हमारा कितना आया, √2a आया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा देखिए सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, सबसे पीछे का पॉइंट है। इस पॉइंट को अब हम इस पॉइंट से मिला देंगे, यानी कि सबसे आगे मिलाएंगे, यानी कि जो पीछे से हम आगे उठाएंगे। बात समझ आए हमारी, मतलब इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, इसको हम ऐसे, इसको हम नाम दे दे रहे हैं एस। ठीक, पी क्यू हो गया, पी क्यू एस। देखिए पी क्यू एस भी ये क्या बन गया, हमारा ट्रायंगल बन गया। और यह ट्रायंगल हमारा कैसा बनेगा, यह भी हमारा परपेंडिकुलर होगा, जिसमें से परपेंडिकुलर हमारा कौन होगा, यह होगा हमारा जो होगा पी, जो एंगल पी होगा हमारा, एंगल पी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ये हमारा ए है, यह लाइन √2a है, तो हम इस लाइन को, इस लाइन की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस लाइन की वैल्यू कितनी, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए सिंपल हम यहाँ पे खड़े हैं, अपने अपने सामने वाले दीवार को आप देखिए, मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, आप अपने सामने दीवार को देखिए, एक लाइन सीधे गई है, एक लाइन ऐसे गई है, मतलब एक लाइन मान लीजिए जो मैं खड़ा, ये लाइन है, एक लाइन आप सीधे मान लीजिए, और सीधे जो मेरे सर से जो सामने वाली दीवार पे जाएगी, वही सेम एंगल यहाँ पे बनेगा, सेम एंगल वैसा ही बनेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एंगल जो बनेगा ऐसा बनेगा, इस तरह का एंगल बनेगा। तो हमको इसकी वैल्यू पता है, ये √2a है, हमको इसकी वैल्यू पता है कितना a है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे, ये p हो गया हमारा, ये हमारा q हो गया, ये हमारा s हो गया। इस तरह का हमारा जो ट्रायंगल बना, इस तरह का ट्रायंगल हमारा बना है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस में देखते हैं, पी क्यू एस में क्या होगा, हमको s से लेके q निकालना है, तो क्या होगा, SQ² बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा PQ² प्लस PS²। कितना होगा, अब PQ हमारा कितना है, PQ ये है √2a प्लस PS कितना है हमारा, a²। ये हमारा कितना आएगा, देखिए √2 इंटू √2, ये हमारा 2 हो जाएगा, a² प्लस a² यानी कि ये हमारा 2a² और ये हमारा 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3a²। ठीक, ये होगा कि नहीं होगा, और ये हमारा होगा किसके बराबर होगा, SQ² के बराबर होगा। ठीक, 3a²। अब देखिए ये हमारा किसके बराबर आया है, ये हमारा आया है SQ² के बराबर आया है। और हम SQ के बराबर लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, SQ के बराबर हमारा यह आ जाएगा, क्योंकि हम इसको हटाएंगे, SQ बराबर हमारा आ जाएगा √3, ये मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू हमारी निकल के आई √3a। ठीक, ये हमारा हो गया SQ की वैल्यू हो गई। अब देखिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक, कितनी हो गई, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ हम देखते हैं, एक पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, एक पार्टिकल हमारा, और एक पार्टिकल यहाँ बीचों बीच में है, इसके मिडिल में है, सेंटर में है। तो जो होता है देखिए, इसका 1/8 इसका होता है, इसमें 1/8 इसका होता है, और ये पूरा होता है। ठीक, कैसे होता है देखिए, इसे मान ले रहे हैं हम आपको क्यों समझाने के लिए इसे दिखा दे रहे हैं इस टाइप से। देखिए ये जो लाइन मिली है, ऐसे मिली है लाइन, यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल, मतलब इसका जो होता है इस तरह से होगा।
इस तरह से हमारा है। इसको मान लेते हैं ऐसे, इसी लाइन इस तरह से है ये देखिए एक पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा ये। अब देखिए चूंकि अब देखिए हमने यहाँ पे तो इसकी वैल्यू निकाल ली, एस क्यू की वैल्यू निकाल ली है, तो हमारा जो निकल के आ गया हमारा। अब हमको ए और आर में हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा, और हम पार्टिकल के जो अरेंजमेंट है उसके भी आधार पे हम उसके बेस को मान करके हम ए और आर के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए रिलेशन कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे इसको, हम देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, इसको हम ए आर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हाफ आर हो जाएगा, ये भी हमारा हाफ आर हो जाएगा, ये भी हमारा ये आर हो जाएगा। कितना आएगा ये, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक, देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा फिर से आपको बताते हैं। देखिए ये जो देखिए पहले हमने क्या बताया, हमने इस तरह से देखा इसको, ए वाली जो लाइन है ए वाली, हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक, हमने इसको इससे मिला दिया तो हमारा क्या बनाए, पी क्यू बनाई, जो जिसकी वैल्यू निकल के आई √2a निकल के आई। मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी √2a निकल के। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो अंतिम पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाते हैं। ठीक ठीक, मतलब इस वाले पॉइंट के जो लास्ट वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मिलाते हैं। मतलब पूरा यहां से लेकर के बीच लाइन हमारी आएगी, तो ये हमारी लाइन ए वाली है, ये वाली लाइन हमारी एस और एस क्यू है। जब इसकी वैल्यू निकालते तो हम देखिए एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल इस वाले कॉर्नर पे होगा, और एक पार्टिकल इसके मिडल में भी होगा। जो हमने आपको बताया था, जो मिडल वाला पार्टिकल होगा, और मिडल वाला पार्टिकल पूरा इसी में होगा, जो भी सारी चीजें होंगी उसका, वो तो बाहर कहीं है नहीं, सारी चीजें उसकी इसी में है। और जो इस कॉर्नर पे हमारा पार्टिकल है और जो इस कॉर्नर पे पार्टिकल है, इसका केवल और केवल 1/8 पार्ट ही इसमें है। ठीक, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, इस तरह से हमारा ये होगा 4r निकल के आएगा। मतलब कि हम देखो वैल्यू को बराबर करते हैं, हमारा एक एस की बराबर कितना आया यहाँ पे, इस जगह हमारा आया √3 आया, इस जगह कितना हमारा एस की बराबर आया है, यहाँ पे r प्लस आर बराबर 4r आया है। कितना आया है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम √3a = 4r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से चाहे a की वैल्यू लिखे चाहे r की। देखिए हमारा यहाँ पे रिलेशन आ गया है, मतलब √3a = हमारा कितना आया है, √3a = हमारा आया है 4r आया है। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम सीधा चाहे a बराबर, चाहे हम a इक्वल लिखे चाहे हम r इक्वल लिखे। अगर हम यहाँ से लिखेंगे a = तो a बराबर यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 4/r हमारा कहाँ है, 4/r हमारा ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, और √3 नीचे हो जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आई, एक वैल्यू निकल के आ गई हमारी। एक वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, एक वैल्यू हमारी निकल के आई, ये बराबर हमारा होता है 4r/√3। अब हमारी जो √3 वैल्यू निकल के आई है, इसको जब हम रखेंगे आगे तो हमारी वैल्यू निकल के अब आएगी। अब देखिए हमको फार्मूला हमने आपको पहले बता दिया है। फार्मूला हमारा क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है Z × 4/3πr³/AQ × 100। ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको पहले Z बराबर पता होना चाहिए। Z बराबर यहाँ कितना है, देखिए Z बराबर यहाँ कितना है, इसमें Z बराबर कितना होगा, देखिए इसमें Z बराबर होगा 8 कॉर्नर है, सभी पे 1/8, तो 1/8 × 8 बराबर 1। ठीक, एक 1 है, 1 एटम हो जाएगा तो कितना होगा, 1 + 1 बराबर 2। यहाँ पे Z बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे Z बराबर कितना आ गया, Z बराबर हमारा 2 आ गया, Z बराबर 2 हो गया। यहाँ पे हमने फार्मूला पहले लिखा, फार्मूला क्या हमारा होता है, फार्मूला हमारा होता है Z × 4/3πr³/AQ × 100। ये होता है हमारा, Z बराबर 2 आ गया है, 4/3πr³। अब A = हमको पता है कितना होता है, 4r/3
√3 का क्यूब। अब देखिए क्या होगा, ये 4 क्यूब हो जाएगा, इसको ये हमारा है 2 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4 क्यूब, इसको इसे अलग अलग कर दे रहे हैं, r क्यूब √3 क्यूब, इस तरह कर दे रहे हैं। देखिए r क्यूब से r क्यूब हमारा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारी जो अननोन क्वांटिटी थी r क्यूब से हमारा r क्यूब कट गया। अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पे हमारा बचा √3 बचा है, 4 क्यूब हमारा है, 2 बचा है, 4/3 और पाई की वैल्यू हमको पता होती है। जो पाई की वैल्यू हमको पता है तो हमारा सीधा जो वैल्यू निकल के अब हमारा आ जाएगा। अब हमारा जो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 68%। कितना निकल के आएगा हमारा 68%। मतलब इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है तो हमारी कितनी होती है 68%। मतलब कि देखिए एससीसी का कितना होता है, एससीसी का हमारा होता है 52.4%, ये हमारा एससीसी का होता है। और हमारा जो बीसीसी का होता है, बीसीसी का हमारा 74% होता है। और बीसीसी से इसके बाद हमारा बीसीसी का हमारा होता है 68%। और हमारा जो एफसीसी का होता है वह हमारा होता है 74%। मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो सबसे अगर हाईली की बात करेंगे हम तो हमारा हाईली जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा, सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका होता है, वह हमारा होता है एफसीसी का। उससे कम किसका होता है, बीसीसी का होता है। और सबसे कम एससीसी का होता है। देखिए अभी सिंपल चीज हमने आपको पहले बताया है कि जिस घर में रहने वाले लोग ज्यादा रहेंगे, जाहिर सी बात है वहां पे जगह ज्यादा कवर होगी। अगर किसी कमरे में 10 लोग रह रहे हैं तो वहां पे ज्यादा जगह लेंगे। किसी कमरे में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो वहां उससे कम जगह लेंगे। और किसी कमरे में केवल 2 लोग रह रहे हैं तो वहां पे वो उससे कम जगह लेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है। हमने देखिए आपको बता दिया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी का है। बीसीसी को लगाने के लिए पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, Z = 4/3 पाई r क्यूब a क्यूब अपॉन इंटू 100 होता है। तो ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पे Z क्या है, Z यहाँ पे हमारा है नंबर ऑफ पार्टिकल है। और 4/3 पाई r क्यूब कहाँ से, हमने आपको पहले बताया है कि हमने जो माना है वो हमने इसको जो हमारे पार्टिकल हैं इसको हमने पहले रिलेट कर लिया है। क्या रिलेट कर लिया, हमने इसको यह रिलेट कर लिया है कि यह हमारा जो है एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है, सॉलिड स्फीयर है। और सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको हमने r मान लिया है। तो हमने जब इसके रेडियस को r मान लिया है तो हमारा जो 1 पार्टिकल का वॉल्यूम हो जाएगा वो हमारा 4/3 पाई r क्यूब होगा अपॉन a क्यूब इंटू 100। क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है इसलिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमने इस तरह की उसके बाद हमने एक बीसीसी का स्ट्रक्चर बना लिया। एक हमने यूनिवर्सल बीसीसी का जो हमारा स्ट्रक्चर है दूसरा बना लिया। हमने तो समझाने के लिए यहाँ पे बड़ा बनाया। देखिए अब हमने क्या किया, सभी हमारे जितने भी हैं सभी हैंड सब आपस में इक्वल हैं। क्योंकि इसके जितने भी हैंड सब आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। इसीलिए इसका जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, a क्यूब होता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, हमने ये जो लाइन नीचे वाली लाइन है इस लाइन को इस लाइन से हमने मिला दिया। मतलब जो आगे वाला है आगे वाले पॉइंट को हमने पीछे वाले पॉइंट से मिला दिया। हमने जैसे इस पॉइंट को मिलाया तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते क्योंकि ये हमको पता है ये a है और ये a है। मतलब अगर ट्रायंगल में 2 हैंड की वैल्यू हमको पता है तो हम तीसरे हैंड की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। सॉरी, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय हमारा ट्रायंगल PQR, यहाँ देखते हैं PQR में देखते हैं हम क्या देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं PQ² बराबर PR² प्लस RQ²। देखिए PQ² की वैल्यू हमको निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, इसकी वैल्यू पता है इसकी वैल्यू पता है। तो PR² प्लस RQ², PR² प्लस RQ² यहाँ रख देंगे हम। तो हमारा क्या, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ये दोनों की वैल्यू हम लिख देंगे, a² यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, PQ² बराबर होता है, फिर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो हो जाएगा 2a² हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम जो स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा फिर हमारा √2a हो जाएगा। यहाँ पे हम स्क्वायर को हटा देंगे तो हमारा PQ बराबर आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई, √2a निकल के आई। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट है इस लास्ट वाले पॉइंट को हम आगे वाले पॉइंट से मिला देते हैं। कैसे करते हैं हमने आपको बताया था, इस तरह हमने किया था। इस वाले पॉइंट को यहाँ मिलाया था, इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ मिलाया था और इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ मिलाएंगे। ठीक, इसको हम यहाँ से यहाँ तक इसको एक लाइन यहाँ पे हम कर देंगे। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ मिला दिया। तो अब हम क्या पा रहे हैं यहाँ पे, P, अब ये हमारा ट्रायंगल बन गया PQS, यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। अब हमारा जो ट्रायंगल है PQS इक्वल जो होता है हमारा PQ² प्लस PS², PQ² प्लस PS²।
ये हमारा होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। अब पी क्यू की वैल्यू हमको पता है, ये हमारा कितना है √2a है। अब पी एस की वैल्यू हमको पहले से पता है, हमारा कितना है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है ये। इस तरह से हम करेंगे तो √2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम ये √2 है, √2 इंटू √2 ये हमारा होता है 2। क्यों? हमने आपको पहले बताया था कि अगर √2 कहीं लिखा है तो √2 का मतलब होता है कि उस पर हाफ, उस पर जो पावर है कितने की है, वो हाफ की पावर है। कैसे यह होता है, देखिए √2 जो होता है हमारा ही √2 इस तरह से होता है, 2 आता है। जब रूट पढ़ेंगे 9 चैप्टर 9 क्लास में चीजें बताई जाती हैं। ठीक, यहाँ पे √2 हमारा 2 आ जाएगा, कहीं भी होगा। अगर √3 इंटू √3 है तो हमारा 3, मतलब कुछ भी हो, अगर रूट का हमने स्क्वायर कर दिया है तो सेम नंबर हमारा आता है। ठीक, ये चीजें हमारी एस क्यू स्क्वायर कितना आया हमारा 3a स्क्वायर। हमने यहाँ पे स्क्वायर हटाया तो एस क्यू बराबर हमारा कितना आया, एस क्यू बराबर हमारा आया 3a, सॉरी √3a आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, और जो हमको एस क्यू पता चल गया, मतलब एस क्यू पता चल गया, तब हम क्या करेंगे, हमको ए और आर में हमको रिलेशन चाहिए था, तो हमको अभी इस लाइन से पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है इसके आधार पे भी हम जो है ए और आर में हम जो है उनके रिलेशन को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने को पहले था एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ पे मिडिल में है। इस तरह का फिर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये हमारा आर होगा। इसका चूंकि 1/8 ही पार्ट है, इसका 1/8 ही पार्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी सब पार्टिकल इसके बाहर रहते हैं। ये भी इसका वहाँ भी 1/8, बाकी सब बाहर रहते हैं। और इसका जो पूरा कंट्रीब्यूशन इसका इसी में रहता है। एक चीज मैं आपको और बता दूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसका ये जो स्फीयर है छोटा है, ये बन गया छोटा, लेकिन रियल में सभी जो है एक ही साइज के होते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस हमारी इसको हम ये हमारी आर हो जाएगा, रेडियस है ये भी आर हो जाएगा। ये पूरा है, पूरा स्फीयर है तो यहाँ पे 2r होगा। तो आधा जो यहाँ पे हाफ होगा वह भी आर होगा, हाफ होगा वह भी आर होगा, तो यहाँ पे हमारा आर होगा। तो r प्लस आर बराबर 4r हो जाएगा यहाँ पे। मतलब कि जो हमारा एस क्यू है यहाँ पे, एस क्यू बराबर हमारा 4r भी आएगा। कैसे आएगा ये हमने आपको बता दिया। ठीक, हमारा एस क्यू बराबर कितना आया 4r आया। एस क्यू बराबर हमारा √3 आया है, एस क्यू बराबर हमारा 4r भी आया। तो हम इन दोनों वैल्यू, चूंकि जब दोनों एक ही चीज एक ही वैल्यू दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको इक्वल किया। √3a बराबर हमारा इक्वल 4r आया। तो हम जब a बराबर लिखेंगे तो हमारा 4r अपन √3a, चूंकि 4r हमारा ऊपर रहेगा, √3 हमारा यहाँ पे नीचे चला आएगा। तो इस तरह से हमारा एक वैल्यू निकल के आई। अब फिर जब हमको a और r में हमको मिल गया रिलेशन, अब हम सीधा निकाल सकते हैं वैल्यू। देखिए जेड बराबर हम पहले हमको पता है कि जेड बराबर यहाँ पे 2 हो, क्यों? क्योंकि इसकी जो 1/8 कार्नर इसके हैं, सब 8 कार्नर है। 8 कार्नर पे जो हमारा हर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो हमारा 1 आ गया और एक हमारा पूरा 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी कि जेड बराबर हमको पता है यहाँ पे जेड बराबर 2 है। उसके बाद हम करते हैं परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी बराबर जेड इंटू 4/3 πr³ अपॉन a³ क्रॉस 100, क्योंकि हमको निकालना है परसेंटेज में। अब देखिए यहाँ पे हम 100 फिर बोलूँ, ठीक, इस तरह से हमारा होगा। ठीक, यहाँ पे हमने किया 2 इंटू 4/3 πr³, 4r अपन √3 का होल क्यूब, पूरा इंटू 100 हो गया। अब यहाँ पे हमने सब पे क्यूब कर दिया, तो r³ से r³ हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा जिसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको और वैल्यू पता है 4/3 हमारा नंबर है, पाई की वैल्यू को पता है 3.14 होती है। इसी तरह से 4³ है और ये हमारा √3, ये सब नंबर है। तब उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा 68% आएगा। और ये हमारा किसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी, ये हमारा BCG की पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह हमारा है क्लोज्ड पैकिंग। क्या है क्लोज्ड पैकिंग? देखिए क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी पार्टिकल कितने क्लोज है। हमने आपको पहले बताया था कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, क्लोज पैक हो जाते हैं, उसी को हम क्लोज पैकिंग बोलते हैं। मतलब जो जितना क्लोज हो पैक हो जाए, एक स्ट्रक्चर बना ले, उसको हम क्लोज पैकिंग बोलते हैं।
मतलब लेकिन इसमें कुछ चीज़ें माननी पड़ती है हमको, कुछ चीज़ें हमको लेट करनी पड़ती है। क्या हमने इसको जो पहले है हमने इसको लेट कर लिया है कि हमारे जितने भी पार्टिकल के जो हमारे पार्टिकल हैं, जो हमारे पार्टिकल हैं सभी पार्टिकल हमारे एक सॉलिड स्फीयर हैं, ठीक, सॉलिड स्फीयर हैं और सभी का जो शेप हमारा हुआ है आइडेंटिकल है। कैसा शेप है सबका? आइडेंटिकल है, शेप आइडेंटिकल। शेप आइडेंटिकल है। दूसरा क्या हमने माना है? हमने दूसरा इसमें यह माना है कि सभी क्या है? सॉलिड है, ठीक। ये चीजें हमको लेट करनी पड़ती है। हमने क्या क्या यहाँ पे लेट किया? हमने इसको हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि हमारा जो उसका शेप है वह कैसा है? आइडेंटिकल है। और दूसरा क्या है? वह स्फीयर हमारा जितने भी है सॉलिड है। और तीसरा हम यहाँ मानते हैं यहाँ पे मिनिमम वैकेंट स्पेस। ठीक, हमने यहाँ पे क्या माना? तीन चीज हमने यहाँ पे मान लिया। क्या क्या हमने माना? हमने पहला माना है कि शेप हमारा आइडेंटिकल है। दूसरा हमने यह लेट कर लिया है कि हमारा जो भी ये पार्टिकल वो कैसा है? सॉलिड स्फीयर है। तीसरा हमने क्या माना है कि मिनिमम वैकेंट स्पेस है। क्योंकि देखिए सॉलिड हमने को पहले बताया था कि सॉलिड के पार्टिकल जितने भी होते हैं बहुत ही क्लोज पैक होते हैं। क्लोज मतलब एकदम बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए उन दोनों के बीच हम जो दो पार्टिकल हमारे हैं, दोनों पार्टिकल के मिडल में हमारा जो स्पेस बचेंगे वो भी मिनिमम स्पेस बचेंगे। कैसे स्पेस बचेंगे? मिनिमम स्पेस बचेंगे, कम से कम स्पेस होगा वहां पे। इसीलिए यहाँ पे माना जाता है कि वहां पे मिनिमम स्पेस होगा। अब दूसरा क्या है? सॉलिड स्फीयर होगा वो। पहला क्या है? शेप उसके आइडेंटिकल होंगे। तो इस तरह से हमारा जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं इन सॉलिड में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वह कैसे होते हैं? वो क्लोज पैक होते हैं। हमने को पहले बताया कि जो इन सॉलिड में हमारे होते हैं वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं? एक क्लोज पैक होते हैं। और क्या करते हैं? लीविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस। और क्या करते हैं? लीविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस। यहाँ पे क्या है? हमने क्या कहा? लीविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस। वह कम से कम स्पेस छोड़ते हैं। और क्या करते हैं? और वह करते हैं। और हमने 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 ये भी मान लिया है कि लेट अस कंसीडर कि जितने भी उसके सब शेप है वो सब क्या है? वो सब सॉलिड स्फीयर हैं। और हम एक चीज और मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर आल्सो सभी के शेप कैसे हैं? आइडेंटिकल शेप है। और सब कैसे है? और इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो 3 टाइप से बनता है। कौन कौन टाइप से बनता है? 3 टाइप से बनता है। एक हमारा 1D होता है, एक हमारा 2D होता है, एक हमारा 3D होता है। 1D 2D 3D। 1D का मतलब क्या होता है? 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशनल, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, इसी को कहते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब ये होता है कौन किसके कितना पास है। और सॉलिड में हम मान लेते हैं कि सब अधिकतर सबसे पास पूरा एकदम वो सटे होते हैं। सॉलिड में मान लिया जाता है। क्या माना जाता है? सॉलिड हमने क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। इतनी सारी ये माना जो बहुत ही क्लोज होते हैं। क्लोज के बाद हमने और क्या माना है? हमने क्लोज के बाद यह भी मान लिया कि उसके जो शेप है सबके शेप आइडेंटिकल हैं। ठीक, आइडेंटिकल शेप के सब हैं। और दूसरी बात, और सभी क्या है? वह सॉलिड स्फीयर है। और तीसरा हमने यह मान लिया है मिनिमम वैकेंट स्पेस। इस प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, इस प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर बना है। किसका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बना है? वो हमारा बना है किसका बना है? सॉलिड स्फीयर का बना है। किसका बना है? सॉलिड स्टेट का बना है। ठीक, अब सारी चीजें देखिए। अब यहाँ पे हमने आपसे बताया कितने टाइप का होता है? ये हमारा 3 टाइप का होता है। तो 3 टाइप के हमारे क्लोज पैकिंग होते हैं, 1D 2D 3D। और 1D 2D में तो हमारा आसान होता है। 1D 2D तो हमारा एकदम थोड़ा सा मतलब समझिए कि आसान है। लेकिन हमारे 3D में जो हमारे टेट्राहेड्रल वाइड उत्पन्न होंगे और ऑक्टाहेड्रल वाइड वहाँ ऑब्टेन होगा, तब सारी चीज़ थोड़ा सा वहाँ पे समझने में थोड़ी समस्या आती है। लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम आपको बता देंगे बढ़िया से, दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को समझ में पूरा आ जाएगा। बस यहाँ पे यह है कि आप लोगों की इमेजिनेशन पावर वहाँ स्ट्रांग होनी पड़ेगी। जब तक आप लोगों की इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप लोग उसको चीज़ों को थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आप लोग से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जब भी कोई क्लास अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग जरूर से जरूर एक काम कीजिए, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। क्योंकि जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इससे बेहतर इसीलिए हम कहें, क्योंकि आप मान लीजिए आपने हमारा वीडियो देखा, आपको उस समय समझ आया, लेकिन बाद में चीज़ें आपके दिमाग से डिलीट हो जाएंगी। इसीलिए सभी से हम कह रहे हैं कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइए ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो, चूंकि बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है। ठीक,
इस तरह से हमारा ऐसे अभी आप लोग मान लीजिए कि बोर्ड का एग्जाम इस बार पक्का होगा, क्योंकि कोरोना के केस घट रहे हैं तो बोर्ड का एग्जाम 100% से हो रहा होगा। बस यही है कि थोड़ा सा इलेक्शन है हमारे यहाँ, इलेक्शन के बाद तो पक्का देखिए बिहार में एग्जाम हो ही गया, बच्चों का बिहार में एग्जाम चल ही रहा है। ठीक, तो आप लोग जो है इसको पढ़िए जरूर। क्लोज पैकिंग हमने अब क्या बताया, हमने आपको बताया 1D, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग। हमने क्या आपको बताया, 1D क्लोज पैकिंग। वन डी का मतलब क्या होता है, ओके फ्रेंड, 1D क्लोज पैकिंग। ठीक, देखिए 1D क्लोज पैकिंग मतलब क्या होगा, 1 डायमेंशन, ये हमारा का 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। देखिए 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई पैकिंग जो केवल और केवल एक ही डायमेंशन में हो, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायमेंशन में हो, मतलब कि या तो एक्स हो या तो वाई हो। तो हमने आपको पहले बताया कि हमारे 1D का मतलब होता है एक्स एक्सिस, और 2D का मतलब होता है एक्स वाई दोनों, दो एक्सिस, इस तरह हो जाएगा जेड, इस तरह 3 एक्सिस हो जाएंगे। ठीक, एक्स वाई जेड। देखिए मतलब कि एक केवल एक ही ऐसी पैकिंग जो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में और एक ही रो में हो, उसे हम कहते हैं 1D क्लोज पैकिंग। जिस तरह से हमारा इस तरह से हमारे पैकिंग होती है। लेकिन यहाँ पे चीज और हम देखते हैं, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है कि इसको हमें एक्स माने या फिर वाई माने या फिर हम जेड माने। ठीक, कुछ भी हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्स भी 1 डायमेंशन हो जाएगा, वाई भी 1 डायमेंशन हो जाएगा, जेड भी हमारा 1 डायमेंशन हो जाएगा। तो इस तरह की अगर कहीं पैकिंग आपको दिखे, इस तरह का जो पैकिंग होता है उसे हम 1D कहते हैं। 1D में देखिए क्या होता है, और इसके जितने सभी केंद्र, सब केंद्र से क्या है, कोलाइनर है, से केंद्र क्या है, सब कोलाइनर है, मतलब कि इसके जो भी हमारे हैं सब क्या है, ये सब एक ही लाइन पे हैं, इसके सभी सेंटर क्या है, इसके सभी सेंटर कैसे हैं, कोलाइनर है। हमने आपको पहले बताया कि ऐसी कोई पैकिंग जो केवल एक ही डायरेक्शन में हो, और देखो जो यहां से यहां तक गया है इसको हम कहते हैं रो, इसको हम क्या कहते हैं, रो, इसको हम कहते हैं रो। ये हमारा एक रो हो गया, 1 रो हो गया। इसी तरह से सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से होता है। अगर इस तरह की हमको कहीं पैकिंग दिखाई दे रही है तो उसको हम कहते हैं 1D क्लोज पैकिंग। ठीक, और इनका केवल इसी तरह, अब इसको हम और किसी तरह अरेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम ऐसे करेंगे तो हमारा 2D हो जाएगा। इसका केवल अरेंज करने का इसका जो वे है केवल एक ही है वे हमारे पास, उसे हम कहते हैं 1D क्लोज पैकिंग। अब देखिए ये हमारा, इसे कहते हैं 1D क्लोज पैकिंग। इसके हमने आपको पहले बताया, इसके सभी सेंटर क्या है, सभी एक ही लाइन पे, इसे हम कहते हैं कोलिनियर, मतलब सभी जितने भी स्पेन है सबके सेंटर क्या है, एक लाइन में। इस तरह से हमारा हो गया 1D। अब देखिए इसमें क्या और आता है, जिसे हम कहते हैं CN नंबर। CN नंबर का मतलब क्या होता है, CN नंबर का मतलब होता है कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेट नंबर। ये कोऑर्डिनेट नंबर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर उसे कहते हैं, मान लीजिए हमारा स्फीयर है, यह स्फीयर अपने नेबरिंग कितने स्फीयर को टच कर रहा है वह उसका कोऑर्डिनेट नंबर होता है। मतलब मैक्सिमम जितने स्फीयर को टच करेगा अपने नेबरिंग, उसके उसका कोऑर्डिनेट नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यह स्फीयर देख रहे हैं, ये स्फीयर हमने मान ले लिया, हम यह देख रहे हैं कि यह स्फीयर इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। कोई भी स्फीयर ले लें, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको लेने, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको लेने, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। मतलब कोई ऐसा स्फीयर, किसी भी स्फीयर को हम ले लें, अपने जो नेबरिंग स्फीयर कितने को टच कर रहा है वह उसका कोऑर्डिनेट नंबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हर एक स्फीयर 2 स्फीयर को टच कर रहा था, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट नंबर आएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट नंबर, यही हमारा कोऑर्डिनेट नंबर है। ठीक, मतलब कोई नेबरिंग स्फीयर
एक स्पेयर को हम पकड़ लें और वो अपने नेबरिंग कितने स्पेयर को टच करेगा, वह उसका कोऑर्डिनेट नंबर कहलाता है। और इसका केवल एक ही वे है अरेंज करने का। इसी तरह से ये 1D हो गया, इसको एक्स में मतलब क्योंकि एक्स जो हमारा एक्सिस ऐसे ही खींचेंगे, इसको ऐसे करें चाहे हम ऐसे करें, मतलब केवल एक ही इसका वे है। तो इसको ऐसे करेंगे तब भी हमारी बात वही पड़ेगी, ऐसे करेंगे तब भी हमारी बात वही पड़ेगी। ठीक, चाहे इसको हॉरिजॉन्टल लें चाहे इसको हम इस तरह से, दोनों बातें पड़ेगी हमारी। तो हमारा एक्स वाई जेड कोई भी हमारा एक्सिस हो जाएगा, इसको हमने अरेंज किया तो हमारा 1D क्लोज पैकिंग हो गया। और देखिए इसके सभी जितने भी सबके सेंटर हैं, सबके सेंटर एक ही लाइन पर है। ठीक, और क्या है, ये जितने इसका एक स्पेयर नेबरिंग जितने स्पेयर को टच करेगा वो इसका होगा CN नंबर, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर कहते हैं उसका। इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, यही हमारा है 1D क्लोज पैकिंग। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो आगे का टॉपिक हमारा है 2D क्लोज पैकिंग और 3D क्लोज पैकिंग। तो दोनों टॉपिक थोड़ा सा उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं, इसीलिए उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्योंकि क्लास लंबी ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, बाकी समय अभाव है, तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।